सीधा मैंने एक लाइन लिख दी इनकम टैक्स में, देखिए आप क्या लिखा है, पढ़िए। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम, और यहां टैक्स का मतलब इनकम टैक्स है, ठीक है। एवरी पर्सन, ये कहां से लाइन लेके आए ये भी बताऊंगा मैं आपको, पहले पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, ऑन देयर टोटल इनकम एज पर द रेट गिवन बाय द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट, एंड दैट इज फाइनेंस एक्ट 2018। ये लीगल वर्डिंग है, और ये मैंने लेके आया हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 4 से। हर एक एक्ट जो चालू होता है, थोड़ा बहुत तो लॉ पढ़ लिया आपने, तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसा डिफाइंड, ऐसा सेक्शन में बटा रहता है, पता है आपको। बट स्टिल सीए इंटर में हमको कोई सेक्शन का रट्टा मारना जरूरी नहीं है, सेक्शन के थ्रू पढ़ना एक सिस्टम क्रिएट करने के जैसा है। एग्जाम में कोई सेक्शन लिखना कोई कंपलसरी, इवन इंटर छोड़िए फाइनल में भी कंपलसरी नहीं है। आप लिखते हो तो थोड़ा एक अच्छा लगता है एग्जामिनर को, बस वो लिखना सही है। तो ये कहाँ से लाया हूँ मैं ये लाइन, मैं स्टार्ट किया हूँ सेक्शन 4 से, 1, 2, 3 की बात ही नहीं किया हूँ, क्योंकि आप जानते हो, आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा फिर भी जानते हो बोल रहा हूँ। आपने लॉ तो पढ़ा है ना, पार्टनरशिप एक्ट तो पढ़ा है ना, उसमें सेक्शन 2 था क्या, क्या था सेक्शन 2? हर एक एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशन ही रहता है। क्यों? डेफिनेशन क्या होता है भाई बताओ तो जरा। डेफिनेशन होता है कोई वर्ड को डिफाइन करना, इसका मतलब है वो एक्ट उस वर्ड को क्या मान रहा है वो बताना, सही है कि नहीं। जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो इसके भी सेक्शन 2 में कई सारे 40-50 वर्ड को इन्होंने क्या कर दिया है, डिफाइन, कि भैया ये पर्सन वर्ड का मतलब ये लिया जाएगा, टोटल इनकम का मतलब ये लिया जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब ये लिया जाए, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का मतलब ये लिया जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 2 कोई इनकम टैक्स नहीं, हर एक एक्ट में सेक्शन 2 क्या करता है, कई सारे वर्ड्स को पहले ही डिफाइन कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आगे इस कानून को आप पढ़ो, इनकम टैक्स को पढ़ो, तो ये जब वर्ड्स आए तो इन वर्ड्स का मीनिंग वही निकालना जो हमने लिखा है, अपनी मर्जी से मत निकाल लेना। इट इज, मैं इसको बोलता हूं रूल ऑफ द गेम। सेक्शन 2 इज व्हाट? रूल ऑफ द गेम। जब आप गली क्रिकेट खेलते हैं, खेलें कि नहीं, गली क्रिकेट खेलते हैं तो रूल पहले डिसाइड हो जाता है कि? क्यों? कि भैया देखे यहां मारा गया, दीवार में गई ना तो 2 रन, और वहां टच हो गई ना तो उसके बाद चौका, और इसके ऊपर ऊपर चले गई तो आउट। अच्छा परफॉर्म किया उसने उठा के छक्का मार दिया, बॉल दूर चले गई, छत में खेल रहे थे, बॉल नीचे चले गई तो आउट। तो रूल तो आप डिसाइड कर लेते हो ना पहले। जस्ट लाइक दैट कोई भी एक्ट इंक्लूडिंग इनकम टैक्स कोई नया नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, कई सारे कानून पढ़ने हैं, सब रट्टा मारोगे खिचड़ी बन जाएगी। सेक्शन 2 इज व्हाट? सेक्शन 2 इज अ रूल ऑफ द गेम, डेफिनेशन। अगर मैं थोड़ा सी इसकी लैंग्वेज में बात करूं तो क्या है? डेफिनेशन। जैसे कि सेक्शन 4 है, ये मैंने लिखा नहीं सेक्शन, आपको डर लगे करके लिखा नहीं। पर्सन, पर्सन का मतलब हम कैसा सोचते हैं, ही इज अ गुड पर्सन, नाइस पर्सन, नाइस गाय, नाइस पर्सन। पर्सन का मतलब हम ना नेचुरल पर्सन से लेते हैं बोलचाल की भाषा में, सही बात है ना। मिस्टर ए, मिस्टर बी इससे लेते हैं, रोहित, सोहित इससे लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ने पर्सन वर्ड को सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन कर रखा है भैया, और उसमें साफ साफ लिख दिया। देखिए आपको जो शीट दिया ना उसमें एक डायग्राम बना हुआ होगा, देखिए आप, ऐसा जरूरी नहीं पढ़ना, फिर भी देख लो, ऐसे मैं फॉर्मेटिकली कुछ देना था करके दे दिया आपको, शायद दिख रहा होगा, एक सर्कल टाइप का डायग्राम बना है कि नहीं। तो उस डायग्राम में ये सेक्शन 2 की डेफिनेशन से ही निकाला है, शायद डार्क हो गया होगा। उसमें लिखा है इंडिविजुअल, सबसे टॉप में दिख रहा है क्या? ये सेक्शन 231 है, बस इसका डायग्राम दिया हूं मैंने। ये क्या लिखा है इसमें? इंडिविजुअल, मतलब जो आप इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, मिस्टर ए मिस्टर बी की बात करते हैं वो भी है। उसके बाजू में लिखा है HUF, ये पक्का सुना होगा आपने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कई बार बोलते हैं ना ये बिजनेस किसका है, ये तो फैमिली बिजनेस है, मतलब इसका मालिक कौन है? फैमिली। तो फैमिली भी क्या है? पर्सन। नीचे आएंगे तो कंपनी भी दिखेगा, फर्म भी दिखेगा, मतलब पर्सन की डेफिनेशन में सेक्शन 231 ने क्या डिफाइन कर रखा है? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, HUF, आर्टिफिशियल पर्सन, एटसेट्रा एटसेट्रा, और सबसे ऊपर वर्ड लिख दिया इंक्लूड्स। शायद इंक्लूड्स वर्ड समझते होंगे आप, किसी डेफिनेशन में याद आ रहा है कि इंटरप्रिटेशन? पुरानी पढ़ाई काम आएगी, और कुछ कमी रह गई हो तो पूरा कर लेना। तो इंटरप्रिटेशन में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी डेफिनेशन के वर्ड में अगर इंक्लूड्स वर्ड से शुरू होता है तो वो कैसी डेफिनेशन होती है? इंक्लूसिव, मतलब ये तो है ही, उसके अलावा भी और
हो सकते हैं। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 2 में, पर्सन वर्ड, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। अब आपका विजन खुल जाना चाहिए। अगर ये सेक्शन 2 की डेफिनेशन नहीं होती तो पार्टनरशिप फर्म बना के हम पूरा इनकम कमाते, और इनकम टैक्स जब टैक्स लेने आता तो हम बोलते सर वी आर नॉट पर्सन, वी आर फर्म। कंपनी बना लेते, हम बोलते हम तो कंपनी, हम तो मिस्टर ए मिस्टर बी है नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे। सेक्शन 4 ने पहले ही बोल दिया एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, और पर्सन को डिफाइन कर दिया। कहां पर? पहले ही डिफाइन कर दिया भैया, पहले हमारा डेफिनेशन पढ़ लो फिर हमारे सेक्शन को पढ़ो। मैं सेक्शन 2 क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अभी सो जाओगे आप। थ्योरेटिकल है, हम नीड बेसिस पर पढ़ेंगे। भाई यहां जरूरत है 3 डेफिनेशन की, उसको पढ़ लेंगे, और नीड बेसिस पर जब 30-35 डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो फिर उसकी लिस्ट बात करेंगे। ठीक है, कायदे से प्रोफेशनल तरीके से तो मेरे को सेक्शन 1 बताना चाहिए था आपको, फिर 2 बताना चाहिए था, फिर 3 बताना चाहिए, फिर 4 में आना चाहिए था। लेकिन ये है, ये जो है सेंटर पॉइंट है एक्चुअल में, यहां से हम वहां जाएंगे। तो एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, कुछ समझ में आ रहा है माइंड में? किसको टैक्स देना है? एवरी पर्सन। और पर्सन मतलब चाहे आप कंपनी खोल लो, कंपनी कमाई करेगी, टैक्स देना है। फर्म है, टैक्स देना है। शायद आपने एलएलपी भी सुना होगा, वो भी फर्म ही है, उसको भी टैक्स देना है। इवन आपने कोई ट्रस्ट बना ली ना, आर्टिफिशियल पर्सन आता है, उसको भी टैक्स देना है। यू वोंट बिलीव कि अगर आपका कोई मंदिर है ना, आपने ट्रस्ट बनाकर मंदिर बना दिया, वहां चढ़ावा आता है ना जो, वो भी इनकम है, भगवान को भी नहीं छोड़ा इनकम टैक्स ने। हालांकि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी में उसको खर्च करेंगे तो टैक्स में एग्जेम्पशन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो भी चार्जिंग सेक्शन में आते हैं, उनको भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से बात करेंगे, 4 ही लाइन पढ़ना है अभी। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, पर्सन में कुछ माइंड में खुला, कुछ इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम। अब किस इनकम पर टैक्स देना है? टोटल इनकम। टोटल वर्ड तो हम जानते हैं, इवन दो टोटल इनकम वर्ड हैज बीन डिफाइंड। और टोटल इनकम निकालने का ऐसा मतलब नहीं कि मिस्टर ए को बुलाया, हाँ भैया बताओ कहाँ कहाँ कमाए, टोटल किए, सबका टोटल तो आता है हमको, और सबको कैलकुलेटर से टोटल किए, हाँ भैया टैक्स दे दो, ऐसा नहीं है। टोटल इनकम आप जिसको टोटल बोलते हैं वो एक अलग है, इनकम टैक्स टोटल इनकम कैसे निकालेगा उसको प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, किया है। और मैं अगर आपको ये बता दूं कि आपके कोर्स में केवल ये टोटल इनकम निकालना ही है, उसके अलावा टैक्स कैलकुलेशन जो 5 मिनट का काम है, आपका पूरा कोर्स, पूरे इनकम टैक्स में आपका काम ही एक है, क्या है? टू कैलकुलेट टोटल इनकम। और पर्सन तो कई सारे हैं, लेकिन हमारे कोर्स में, इंटर के कोर्स में केवल आप लोग पढ़ेंगे, कंसंट्रेट करेंगे असेसमेंट ऑफ या टैक्स कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बस कंपनी का असेसमेंट, फर्म का असेसमेंट, थोड़ा बहुत एक टैक्स का रेट वगैरह का नॉलेज ले लेंगे एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से, बट उसका कंप्लीट असेसमेंट हमारे इंटर के कोर्स में नहीं है। वो कहाँ पढ़ना है आपको? लेकिन आपको बताऊं मैं, जब आप फाइनल में पढ़ेंगे ना कंपनी असेसमेंट, फर्म असेसमेंट, तो 95% कैलकुलेशन यहीं से आता है। कंपनीज में 5% ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, केवल 5%। यहां से बैकलॉग लेके गए तो वो क्या लगेगा आपको? टफ। और नहीं तो अच्छा कंपनी में मैट के प्रोविजन है, इसका प्रोविजन है, इसका एक्स्ट्रा प्रोविजन, बाकी तो हम पढ़े हुए, रिवाइज करना भूल जाएंगे ना, थोड़ा भूल जाएंगे बस, और यही तो होगा ना। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ये लाइन याद हो जानी चाहिए आपको। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालना है हम बात कर लेंगे, और थोड़ा बहुत फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे शायद आप, ठीक है? नहीं जानते तो अच्छी बात है। एज पर द रेट गिवन इन रिलेवेंट फाइनेंस, यही तो पक्का जानते होंगे आप कि इनकम टैक्स हर साल कुछ न कुछ चेंजेस हो जाता है थ्रू देयर बजट। हर साल बजट में कुछ चेंज होता है क्या? पक्का सुना होगा, अभी भी बजट आने वाला होगा, सही है कि नहीं? जनरली बजट वैसे फेब एंड में आता है, बट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है कि थोड़ा पहली बार पहले आने की उम्मीद है, सही है? तो जो हर साल बजट आता है वो बजट क्या रहता है? ऐसे तो गवर्नमेंट का पूरा ओवरऑल बजट रहता है, उसमें टैक्स के चेंजेस भी रहते हैं, इनकम टैक्स में भी चेंजेस करते हैं लोग। तो अभी जो बजट आने वाला है वो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। जो बजट आ चुका है अभी तक, कौन सा बजट आ चुका है? फाइनेंस एक्ट। टेक्निकली ये तो शायद पता होगा, फिर भी बता देता हूं। हर साल जो रूलिंग पार्टी रहती है वो पार्लियामेंट में बजट पेश करती है इन द फॉर्म ऑफ बिल। ये प्रपोजल है हमारा, वो प्रपोजल रहता है, उसको हम बजट का मतलब कानून में बदलाव नहीं किया, उन्होंने प्रपोज किया कि ये चेंजेस होना चाहिए। अब क्योंकि रूलिंग पार्टी पावरफुल रहती है तो लगभग वो पास हो जाता है, तो वो प्रपोजल देती है और उन चेंजेस में पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, और उसके बाद वो पास होता है पार्लियामेंट से, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट, जो कि एक फॉर्मेलिटी है मान लो, प्रेसिडेंट जब उसमें साइन कर देता है तो बजट क्या बन जाता है? एक्ट। तो हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। ये देखिए एक्ट
क्लियर है? जब तक ये एक्ट नहीं बन जाएगा, जब तक आपके ओरिजिनल इनकम टैक्स में उसका बदलाव नहीं किया जाएगा, प्रपोजल से कुछ नहीं होता। इसलिए हम यहां पर बजट न वर्ड यूज करके क्या यूज करते हैं? फाइनेंस एक्ट। तो आप लोग के एग्जाम कब है? नवंबर में, सही है ना? और उस एग्जाम के लिए कौन सा लॉ पढ़ना है आपको? द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अपडेटेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2018। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये जो फाइनेंस एक्ट है, थोड़ा सोचना, इसके आगे बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। फाइनेंस एक्ट 2018, FA 2018, ठीक है ना? ये कब आया होगा? कब आया होगा? फेब मान लेते हैं, चलो पिछले साल का क्या है, फेब 18 में आया होगा। तो बताइए जरा कौन से फाइनेंशियल ईयर के पहले आया ये? मैं 2 ईयर लिखता हूं, 17, 18 और लिखता हूं 18, 19। बताइए जो भी बजट आता है वो बजट जो साल बीत गया उसके लिए आना चाहिए कि जो साल आने वाला है उसके लिए आना चाहिए? आने वाला है। तो ये फेब 18 में जब प्रपोजल आया होगा तो 17, 18 के लिए आया होगा कि 18, 19 के लिए? तो इसको मैं काट देता हूं। ये बजट इस साल इस अकाउंटिंग ईयर के लिए आया है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब दूसरी बात आप बताइए, तो 18, 19 कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अपन? इनकम टैक्स, मतलब इनकम पर टैक्स लेना है। तो 18, 19 की इनकम कैलकुलेट करना है हमको, टेक्निकली कॉल्ड टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ मेरे को आप, 18, 19 की इनकम कैलकुलेट करने के लिए 18, 19 का खत्म होना जरूरी है कि नहीं है? यू हैव टू क्लोज योर बुक्स। अकाउंट्स तो जानते हो आप 18, 19 का अकाउंट्स 18, 19 के बीच में बैठ के बना सकते हो क्या? बुक्स कब क्लोज करोगे? 31 मार्च 2019, और 31 मार्च 2019 के निकलते ही आ जाएगा अप्रैल 19, जो कि है 1920। कुछ समझ में आ रही बात? तो इस ईयर का इनकम का असेसमेंट का काम, असेसमेंट वर्ड का मतलब होता है टोटल इनकम को निकालना। टोटल इनकम को कंप्यूट करने को टेक्निकल इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं? असेसमेंट। और जितने वर्ड मैं बता रहा हूं इसको भूल जाना, कोई चिंता नहीं है, इतने बार आएंगे कि आप भूल के दिखाना। आपको ऐसा लग रहा हो ना कई सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं, और बस सुन लीजिए आप, ठीक है? और ये वर्ड इतने बार आएंगे कि आप पॉसिबल ही नहीं है, आप छोड़ ही नहीं सकते उसको, ठीक है? हाँ, जो वर्ड कम आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। फिर से सुनिए, इस ईयर की इनकम पर टैक्स इस कानून के हिसाब से लिया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में बन गया था? 1961। लेकिन हर साल अपडेट करते करते कौन से अपडेशन तक पहुंच गए हम? यहां तक। और ये कौन से ईयर की इनकम निकालेगा? 18, 19। और 18, 19 की इनकम का कैलकुलेशन, जिसको टेक्निकली बोलते हैं असेसमेंट, कैलकुलेशन जिसको टेक्निकल बोलते हैं असेसमेंट, उसका असेसमेंट अगले साल ही कर पाएंगे। 1 अप्रैल से भी शुरू करेंगे तो अगला साल लग गया 1920। इसलिए इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। तो 1920 इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। और अगर 1920 में खड़े होके आप 18, 19 की वर्किंग करोगे तो ये साल के लिए ये पिछला साल दिख रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रीवियस ईयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। शायद उसमें एक डायग्राम दिखता होगा आपको। द प्रीवियस ईयर सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन which says every person is required to pay tax on their total income as per the rate required in relevant finance act, and the relevant finance act for our exam is 2018। बजट 2018 आया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो बन गया फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट से इनकम टैक्स में बदलाव कर दिया कि इन्होंने अपडेट कर दिया? कर दिया। समझ में आ रही बात? और जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे तो अपडेटेड रहोगे कि और कुछ नया पढ़ना पड़ेगा? अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि उस समय काम क्या चल रहा होगा? यही चल रहा होगा। और ये फाइनेंस एक्ट कौन से ईयर की इनकम को कैलकुलेट कर रहा है? 18, 19 की इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, जिसको टेक्निकली उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और इसका कैलकुलेशन कौन से ईयर में किया जाएगा? 1920, जिसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। समझ रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा पर्सन पे रिसर्च किया, फाइनेंस एक्ट में रिसर्च किया। अब एक वर्ड है रिसर्च करने के लिए, टोटल इनकम। और यही हमारा कोर्स है, मतलब पूरे इनकम टैक्स में आपको यही पढ़ाना है मेरे को। और टैक्स कैलकुलेशन तो परसेंटेज है, ठीक है, वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, वो सिखा दूंगा। देखिए, भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ रहे हैं किसमें? टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कई लोग टोटल इनकम को
कुछ और वर्ड बोलते हैं, लेकिन भैया टोटल इनकम वर्ड हैज बीन डिफाइंड, डोंट यूज अदर वर्ड्स इफ देयर इज अ वर्ड गिवन इन द योर पर्टिकुलर एक्ट। अगर सेम वर्ड यूज करने से तो अच्छी बात है, क्यों आदत डालना नया वर्ड डालने की। नए वर्ड लिखना शुरू करेंगे तो पहले पुराना भुलाना पड़ेगा। तो जो प्रोफेशनल वर्ड है उसको हम एज सच पढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर के लिए बोला, सुविधा के लिए आप अकाउंटिंग ईयर बोल लो, अभी समझने के लिए ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारा आदत क्या डालना है, विल कॉल प्रीवियस ईयर, विल कॉल असेसमेंट ईयर। तो आदत वही बनेगी, हमारे नोट्स भी बेहतर क्वालिटी के बनते जाएंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए इनकम को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ये शायद सुना होगा आपने, जिसको कैटेगरी ना बोल के अब टेक्निकली बोला जाएगा हेड्स, ग्रुप भी बोलते हैं। देयर आर 5 हेड्स, ठीक है। तो बस वही हेड्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। देयर आर 5 हेड्स। ये तो ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेटिव मैंने आपको जानकारी दे दी। क्यों बांटे भैया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता। जब टोटल करना ही है तो अलग अलग बंटवारा क्यों, कि आप तो टैक्स तो एक साथ लोगे। बंटवारा करने का पर्पस पहले समझो। हर हेड में आप जितने इनकम अर्न करते हो, एक्चुअली जरूरी नहीं कि उसी इनकम पर टैक्स दिया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, और जो प्रोविजन अभी बताऊंगा है तो एक्चुअल प्रोविजन, बट उसको लोड मत लेना, क्योंकि प्रोविजन हम उस हेड के साथ पढ़ेंगे। केवल एग्जांपल समझाने के लिए कि क्यों बांटा गया। मैं एक हेड पकड़ता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाम पढ़ के मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, किस टाइप की इनकम है, ठीक है। रेंट की इनकम बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जनरली बिल्कुल, मेरे पास एक घर है और उसको मैंने किराए पर दे दिया, तो जो रेंट आ रही है वो मेरे लिए कौन सी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है आप, बिल्कुल सही है। मान लो मेरा एक घर है, उसको मैंने 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पर दिया। कितना रेंट पे दिया, 10,000 पर मंथ। अब बताइए मेरी 18-19 की इनकम, और पूरे साल भर किराए पर था, कितनी इनकम हो गई। सुविधा के लिए मैं सिंपल फिगर ले, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, फिगर में मत इन्वॉल्व होना, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कितनी इनकम हुई, प्रीवियस ईयर की इनकम हुई 1,20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सही बात है। बट जब इस हेड की आप पढ़ाई करेंगे ना, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हाउस में वो सीधे तौर पर 30% की डिडक्शन देते हैं। क्यों देते हैं भैया डिडक्शन, अरे भैया घर किराए पे दिया हूं, वो डेप्रिशिएट भी तो हो रहा है, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है। किराएदार से 4 बार किराया वसूल करने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा भी होता है, और यू आर रीडिंग इनकम टैक्स। एक बात बताइए, आप तो अकाउंट्स पढ़ लिए ना, कौन सा अकाउंट है जो आपको इनकम कैलकुलेट करता है। आप जो अकाउंट्स पढ़े उसमें कौन सा अकाउंट है जो आपका इनकम कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ही हमारी इनकम होती है क्या। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, सोच के बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट का टोटल जो कर देते हैं, क्रेडिट का टोटल, वो इनकम होती है क्या। तो क्या करते हो, डेबिट को माइनस करते हो। अब डेबिट क्रेडिट मतलब एक्सपेंस माइनस करते हो। तो भैया आप 1,20,000 आपके हाउस की जो इनकम आई वो ग्रॉस इनकम है भाई, उसके लिए खर्च भी तो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है खर्च, क्या हाउस को मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, हाउस को डेप्रिसिएशन नहीं करना पड़ेगा, क्या हाउस में पेंटिंग का काम नहीं करना पड़ेगा, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से टैक्स लेके नहीं जाती, क्या हाउस का मैं इंश्योरेंस नहीं करा सकता, इंश्योरेंस कराएं तो प्रीमियम देना पड़ेगा, कई सारे खर्चे। तो भैया उसको माइनस तो करो। अगर आप 1,20,000 रुपए पे टैक्स लगा दोगे तो आपकी इनकम टैक्स थोड़ी नहीं है, ये तो ग्रॉस रिसीट टैक्स हो जाएगा। ध्यान रखना, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, और इनकम वर्ड आप अच्छे से जानते हो अकाउंटिंग में, आप अच्छे से जानते हो कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो। वो नेट प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं। यहां पर नेट प्रॉफिट बोलने के बजाय मैं क्या बोलूंगा, टोटल इनकम। और हर हेड वाइज क्या बोलूंगा, टैक्सेबल इनकम। क्या बोलूंगा, टैक्सेबल, कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम। तो इनकम टैक्स को लगा कि यार खर्चे तो माइनस करने चाहिए, तो उन्होंने सब वर्किंग की, देखा कि यार कई लोग ना फेक एक्सपेंस भी क्लेम कर लेते, तो उन्होंने एक नया नियम बना दिया कि भाई आप क्या खर्चा करते हो हमको मतलब नहीं है, हम आपकी जो भी ग्रॉस रेंट आएगा उसमें 30% बिना क्वेश्चन के हम खर्चे के टुवर्ड्स स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। और एक डिडक्शन भी बताया, अगर आपने लोन में घर लिया है तो इंटरेस्ट की भी, लोन में घर बनाते हैं या खरीदते हैं तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा लोन में, उसकी भी डिडक्शन दे देंगे। तो चलो उसको अपन एक सुविधा के लिए उसको छोड़ देते हैं, हमने खुद अपने पैसे से बनाया। तो 30% अब कितना आया बताओ, 1,20,000 का 30% निकालो ना, 36,000। अब 1,20,000 में 36 माइनस कर दो, कितना आ गया, 84 आ गया। 1,20,000 इज योर रेंट रिसीट, बट 84,000 निकाल पा रहे हो ना, इज योर टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन 30% का ये वाला डिडक्शन यहां नहीं मिलता,
यहाँ का रूल अलग है, यहाँ का रूल अलग है। मैं किस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने इनकम की कैटेगरी क्यों की, क्योंकि हर इनकम के हिसाब से उनको कंट्रोल और डिडक्शन अलग अलग करना था, नहीं तो आखिरी में तो जोड़ना ही है मेरे को इसको। तो पूरी इनकम को 5 ग्रुप में बांटा गया, जिस ग्रुप को टेक्निकली हम अभी भले मैं ग्रुप बोल रहा हूं, लेकिन टेक्निकली इसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है? हेड। तो डिफरेंट हेड्स में हमने इनकम को बांटना है और हर हेड के हिसाब से नेट इनकम निकालेंगे। मैं आज पहली बार बोल रहा हूं नेट इनकम, बट इसको नेट इनकम नहीं बोलते, टेक्निकली इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल जिसमें टैक्स लगाने वाले हैं। 120 मे बी योर इनकम बट 84 इज योर टैक्सेबल इनकम, जिसमें हम टैक्स लगाने वाले हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमको हर इनकम को इसमें बांट देना है। फिर हर हेड के प्रोविजन के आधार पर सबके प्रोविजन बने हुए हैं। सैलरी हेड में सेक्शन 16, 15, 16, 17 में इनकम टैक्स में प्रोविजन बना है। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से लेकर 28 तक के 27 तक प्रोविजन बना है। इस तरीके से 28 में प्रोविजन बना है। अलग अलग सेक्शन में बांट दिया उन्होंने, और मेनली यही हमारा कोर्स है। फुल वर्किंग नॉलेज है। वर्किंग नहीं करते तो नॉलेज नहीं आता। कॉपी खराब करनी है हमको, आ जाएगा नॉलेज। कोई टीचर का कोई बड़ा भारी रोल नहीं है, केवल हम एक चौकीदार है, समझ लो। आप पूरा अगर फेथ करके, संजय गोयल की इज्जत करो मत करो, इस पोस्ट की इज्जत कर लिया आपने कि भाई ये टीचर आया है और ये जो बोल रहे हैं ना करना है, फेल होके दिखा देना, मान जाऊंगा मैं। पूरी क्लास आ जाओ, पूरे टेस्ट दे दो और फेल होके दिखा दो, नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो ये एक एक ग्रुप करके निकालोगे, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। समझ रहे बात को? चलिए 5 हेड समझ में आ रहा है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये 30% वाला एग्जांपल प्रोविजन खैर करेक्ट प्रोविजन है, बट उसको दिमाग से निकाल दो। मैं केवल ये आंसर देना चाह रहा हूं कि इनकम को ग्रुप में क्यों बांटा, जिसको हम टेक्निकल बोलेंगे हेड। और हर हेड में करना क्या है, उस हेड में इनकम टैक्स के प्रोविजन है, उस प्रोविजन को तो पढ़ना है हमको, और उन प्रोविजन के हिसाब से सबका एक प्रोफार्मा फिक्स है, कंप्यूटेशन कंप्यूट करके उसका क्या निकालना है, टैक्सेबल इनकम। नहीं अभी फिलहाल नहीं समझ में आ रहा हो तो नेट इनकम बोल लो सुविधा के लिए, बट क्या है वो, टैक्सेबल इनकम। और हर हेड की टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद उन सबको फिर से जोड़ दो और यू विल गॉट ग्रॉस टोटल इनकम। अभी टोटल इनकम तक पहुंचे नहीं हो आप, क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद कुछ जनरल डिडक्शन मिलती है। अभी मैं जो डिडक्शन की बात कर रहा था हेड वाइज था, कुछ जनरल डिडक्शन मिलती है, उसके बाद आ जाता है टोटल इनकम। और ये जनरल डिडक्शन काफी सुना होगा आपने। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो जितना प्रीमियम देता है उसका इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट मिलता है? कभी सुना है? आप कोई मेडिकल पॉलिसी लिए हैं तो मेडिकल पॉलिसी के प्रीमियम का इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। कुछ टैक्स सेवर बॉन्ड आते हैं, सुना होगा आपने कि यहां इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स में छूट मिलती है इनकम टैक्स में, ऐसा कभी सुना है आपने? बस वो जितने जनरल ये चीज सुने हैं ना वही वो डिडक्शन में आती। तो ग्रॉस टोटल इनकम में तो कुछ पढ़ना नहीं, बस टोटल करना है। और उसके बाद कुछ डिडक्शंस हैं जो किस आधार पर दिए गए इनकम टैक्स के द्वारा, उसके 2-3 पैरामीटर है। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि भाई यहां इन्वेस्ट करोगे, यहां पैसे आप जमा करोगे तो हम आपको इनकम टैक्स में क्या देंगे, डिडक्शन दे देंगे। समझ रहे हैं? डिडक्शन देने से टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। अब आप मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्यों दे रहे हैं भैया इन लोग? मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूं, मैं प्रीमियम दे रहा हूं, उसका मेरे को इनकम टैक्स से क्या लेना देना? वो इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर है ना, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स की आपको लालच देकर डिडक्शन देगी तो आपका टैक्स कैलकुलेशन कम होगा। तो कई सारे लोग हो सकता है कि यार चलो टैक्स भी बच जाएगा करके अपना इंश्योरेंस करवा लें। इंश्योरेंस करवाना तो अच्छी बात है, जितने लोग मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करा के रखेंगे उतना गवर्नमेंट को लोड कम रहेगा। तो कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट को टैक्स में प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है। कई सारे गवर्नमेंट अपने बॉन्ड को प्रमोट करने के लिए भी करती है कि हमारे गवर्नमेंट के ये वाले बॉन्ड खरीद लोगे, इन्वेस्ट करोगे तो हम यहाँ पे डिडक्शन देंगे। तो इनकम टैक्स को उस तरीके के टूल्स के रूप में यूज करती है वो। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस डिडक्शन की लिस्ट को पढ़ना और याद करना। डिडक्शन को हमको बेसिकली याद ही करना है, लेकिन याद करने का पैटर्न नेचुरली इसके जितने क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप याद होगा। बैठ के रट्टा नहीं मारना है। एक क्वेश्चन बनाना है, भूल गए, दूसरा क्वेश्चन बनाना है, तीसरा बनाना है, फिर सेट हो जाएगा माइंड में। फिर वो एक नेचुरल फीलिंग आएगी कि नहीं नहीं ये आया तो ये डिडक्शन देना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? डिडक्शन, और इस स्क्रीन पे जितना दिख रहा है ना इतना ही कोर्स है आपका इनकम टैक्स में, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एक रिटर्न फाइलिंग बस बताऊंगा आपको मैं। डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड टोटल इनकम। और सेक्शन 4 ने बोल दिया था एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम। ये है टोटल इनकम का फ्रेमवर्क।
पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसको शेड्यूल में बनाया कैसे जाएगा वो एक फॉर्मेट की बात है। ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन वाइज दिखाया, बस उसमें कुछ नहीं है। हर हेड का वर्किंग नॉलेज होगा, वर्किंग करेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, फिर एक शेड्यूल बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी इतना, ये इतना, टेबल बनाएंगे, टोटल करेंगे और माइनस करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन का कैसे पता लगेगा, वो प्रोविजन अभी नॉलेज है नहीं अपन को, एक दो एग्जाम्पल के रूप में जरूर मैंने बताया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इतने देर से बोल जरूर रहा हूं लेकिन ज़्यादा पढ़ाया नहीं हूं आपको। आपको केवल मैं क्या पढ़ाया हूं, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम। उसमें 3 वर्ड्स पे मैंने फोकस किया आपको, पर्सन, टोटल इनकम और फाइनेंस एक्ट, और उसके बहाने हमने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सीख गए। अब इससे हम टोटल इनकम कैसे निकालनी ये भी सीख गए। 5 हेड में बांटो और हर हेड से निकालो टैक्सेबल इनकम, टोटल कर दो, आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन माइनस कर लो, आ गया टोटल इनकम। फ्रेमवर्क समझ में आ गया। अभी टोटल इनकम पर करना क्या, टैक्स कैलकुलेशन करना है, वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जो कि बड़ा काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, परसेंटेज है। तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये है आपका बेसिक टेबल टैक्स का। क्या लिखा है देखो तो जरा, टोटल इनकम अप टू, शीट में दिया है मैंने, छोड़ो उसको शीट को, है ना, ऐसे ही दिया मैंने, फिर से बता देता हूं, कंसंट्रेट करो, है ना, लिखा पढ़ी ज्यादा मत करो। अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख समझते हैं ना, 2,50,000 अप टू 2.5 लाख, व्हाट, टोटल इनकम। ये क्या है, तो टोटल इनकम पे ही बात कर रहे हैं अपन। तो 2,50,000 तक टैक्स का रेट क्या है, निल, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल का 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम अर्न करने वालों के लिए कोई टैक्स का प्रूफ। तो मेरे को बताओ, अगर मेरी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है, एग्जैक्ट 5 लाख टोटल इनकम, मतलब तो शुरू के 2.5 लाख तो हट गया, बचा कितना, 2.5 लाख, उसमें कितना परसेंट, 5%, कितना आएगा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर लाओ, कैलकुलेट करो, अरे 10% निकाल के आधा कर लो ना भाई, 12,500, 12,500 आ रहा है क्या, क्या सब निकाल पा रहे हैं, कैलकुलेटर लाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं फिगर ही ऐसा दे रहा हूं जो आप ओरली निकाल सकते हो। पॉइंट समझ में आया क्या, मेरी इनकम 5 लाख है, तो कई लोग क्या करते हैं, अरे अच्छा 2.5 के ऊपर चले गए, 2.5 से 5 में यहां आ गया, तो 5 लाख का 5% निकालते हैं, गलत। 5 लाख का 5% नहीं निकालना है। 5 लाख की इनकम है तो स्लैब सिस्टम, मतलब नीचे स्लैब को आप हटाइए, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। फिर अगले 2.5 से लेकर 5, कितनी बड़ी रेंज है ये, 2.5 लाख की तो रेंज है, तो अगले 2.5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अप टू 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख, क्या समझ में आ रहा है, 2.5 लाख, और यहां पर मैं इन वर्ड की जगह नेक्स्ट 2.5 लाख लिखूंगा, चलेगा। मैं लिखा इसलिए क्योंकि एक्ट में इसी तरीके से लिखा है, हम सुविधा के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो 5 लाख की इनकम में टैक्स कितना निकाले, 12,500, क्या निकाल पा रहे हैं सब, बस ये बेसिक टैक्स कैलकुलेशन सीखना है। और अगले 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी रेंज आती है, उसके भी ऊपर इनकम निकलती है, तो ऊपर टैक्सेशन चालू हो जाएगा 20%, और 10 लाख से ऊपर गया तो 30%। दिस इज अ स्लैब, एक प्रैक्टिस कर लेंगे छोटी सी अपन, ठीक है, तो हमको टैक्स कैलकुलेशन समझ में आ जाए। और ये भी बता दूं, ये नॉर्मल टैक्स रेट है, अगर आप एसएससी जो है वो सीनियर सिटीजन है तो उसको टैक्स में थोड़ा बेनिफिट है, टैक्स स्लैब अलग है। और अगर, और सीनियर सिटीजन बोला जाता है जिन्होंने 60 ईयर्स की एज को अटेंड कर लिया प्रीवियस ईयर में। कौन से ईयर में, किस दिन, किसी भी दिन, इवन 31 मार्च को भी रात के 12 बजे भी अगर 60 साल का हो गया तो पूरे प्रीवियस ईयर में उसको हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन, ठीक है, खैर उसको छोड़ दो। और अगर 80 ईयर्स को अटेंड कर लिया तो फिर तो और ज्यादा बेनिफिट है, उनको तो शुरू के 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, मतलब जब इनकम कमाने की ताकत ही नहीं बचती तब वो टैक्स में छूट दे रहे हैं 80 साल, है ना। अब ऐसा ही है, पॉइंट समझ में आ रहा है, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर में कितना, 30%। मैं एक फिगर दूं, ठीक है, तो हम एक वर्किंग करने की कोशिश करते हैं, शायद ये टैक्स रेट तो आपकी शीट में होगा ना, उसको सामने रखिए, ठीक है, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन के थ्रू बताता हूं। अच्छा, ये जो टैक्स निकला उसमें एक दो चीज और सुन लो पहले, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स वाले को पेट नहीं भरा है, इनका टैक्स तो निकल गया, बेसिक टैक्स तो निकल गया, उसके बाद टैक्स के ऊपर एक सरचार्ज लगता है, लेकिन ये सुपर रिच टैक्स बोल सकते हो, अमेरिका में इसको सुपर रिच टैक्स बोलते हैं या रिच टैक्स बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सरचार्ज। किनको लगता है सरचार्ज इनकम टैक्स पे, 50 लाख तक वाले की जिसकी टोटल इनकम उसको नहीं लगेगा, मतलब अप टू 50 लाख टोटल इनकम जिसका, उसको कोई सरचार्ज का कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब 50 लाख से ऊपर वालों के लिए ही एक्स्ट्रा टैक्स है। और ये सरचार्ज कैलकुलेट होता है टैक्स के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर चले गई और 1 करोड़ रुपए तक, तो आपको सरचार्ज लगेगा कितना परसेंट, 10%। किसका 10%,
टैक्स का 10%, इनकम का 10% तो फिर 40% हो गया ना, वैसा नहीं है। 30, जैसे कि 30% स्लैब में चले गए आप, तो 10% किसका, जैसे टैक्स जो आया टैक्स का 10%, खैर नहीं भी समझ में आएगा छोड़ दो उसको। 1 करोड़ से ऊपर अगर इनकम चली गई तो 1 करोड़ से जितनी ऊपर इनकम है उसमें सरचार्ज कितना लगेगा टैक्स पे, 15%। मतलब जितना आप रिच होते चले जाएंगे, जितनी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सरचार्ज का रेशियो भी बढ़ा देगा। 10 की जगह कितना कर देगा, 15। तो एक सरचार्ज लग गया। और काफी समय से एक रिबेट भी आई है। रिबेट का मतलब होता है टैक्स में छूट, डिडक्शन का मतलब होता है इनकम में छूट। डिडक्शन वर्ड तो सुना है ना आपने। तो जब हम इनकम में कोई छूट देती है डिपार्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डिडक्शन। और टैक्स में कोई छूट मिलती है उसको बोलते हैं रिबेट। तो एक रिबेट भी है जिनकी इनकम कम है, इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000, मतलब किनके लिए, जिनकी इनकम 3,50,000 से ऊपर न गई हो। लेकिन नेचुरली 2,50,000 से तो ऊपर चली गई है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक की अगर किसी की इनकम से उससे या उससे कम है तो उसमें तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो क्या उसको टैक्स में छूट देने की जरूरत है, नहीं। तो जिनकी इनकम 2.5 लाख से तो ऊपर चली गई लेकिन 3.5 से ऊपर नहीं गई है, वो वाले एसईसी को एक रिबेट देते हैं इन लोग। देन द रिबेट अप टू 2,500, 2,500 रुपए की टैक्स में छूट देते हैं। जो भी टैक्स आएगा उसमें 2,500 रुपए तक, अप टू इसलिए लिखा हूं क्योंकि टैक्स ही 500 रुपए आया। तो अप टू वर्ड क्यों लिखा हूं, समझ में आ रहा है। एक एक वर्ड की थोड़ी अहमियत है। भाई टैक्स ही 500 रुपए आया तो 2,500 की छूट माइनस करने के बाद 2,000 रुपए लेने पहुंच जाएगा एसएससी। कुछ समझ में आ रही बात। तो अगर 500 रुपए टैक्स आया तो 500 की पूरी छूट मिल जाएगी, 1,000 टैक्स आया तो 1,000 की छूट, और 3,000 टैक्स आया तो 2,500 रुपए रिबेट मिलेगा और 500 टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, टैक्स और 2,500 विच एवर इज लोअर, उतनी क्या मिलेगी, रिबेट। चाहे ऐसा पढ़ लो, चाहे रिबेट अप टू। एक बात तो तय है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई पैसे देने वाला नहीं है कायदे से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अपना पार्टनर ही है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और हायर 10 लाख से ऊपर इनकम अर्न कर रहा हूँ तो टैक्स रेट कहाँ पहुंचा दिया मेरे को उसने, 30%। 30% का पार्टनर ही तो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और क्या है। बट एक ऐसा पार्टनर ना पैसा लगाता ना काम करता है। आपने 1 करोड़ रुपए कमाया, 30 लाख रुपए लेके चलेगा, मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए लेके चले जाएगा। तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्टनर, बट वो माइनर पार्टनर है। और शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि माइनर पार्टनर जो है वो केवल हिस्सेदार होता है प्रॉफिट में, और लॉस हो गया तो हिस्सेदार नहीं होता। ऐसा ही कुछ है क्या। तो इनकम टैक्स पार्टनर तो है, और कैसा पार्टनर है, माइनर पार्टनर। और लॉस हो गया तो कायदे से क्या होना चाहिए, सर 1 करोड़ का लॉस हुआ, 30 लाख भेज देना, कुछ नहीं भेजेगा वो। प्रॉफिट हुआ 30% दे दो, वो 5, 20, 30 निकाल कर, और लॉस हुआ तो ठीक से बिजनेस करो, अगले बार जब प्रॉफिट हो जाएगा तब टैक्स दे देना। हाँ एक जरूर, इतना अंधेर भी नहीं है, एक काम जरूर करते हैं ये कि अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप संभाल के रखिए। अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में इस लॉस को एडजस्ट कर लेना। लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हो क्या आप अकाउंट, वही तो है, कौन सी बड़ी बात है। एडजस्ट कर लेना, फिर प्रॉफिट जो बचेगा उसमें हम टैक्स लेंगे। इसका मतलब इनकम टैक्स में लॉस अच्छे होते हैं। हाँ टैक्स बेनिफिट देते हैं आपको। अगर आपको लॉस हो गया है तो वो लॉस को क्या कर सकते हो आप, कैरी फॉरवर्ड। और अगले साल जब प्रॉफिट होगा, मान लो अगले साल मैंने 2 करोड़ कमा लिया, इस साल मेरे को 1.5 करोड़ का लॉस था, तो 1.5 करोड़ का अगले साल ले जाऊंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अगले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें माइनस करूंगा 1.5 करोड़, और बचा कितना, 50 लाख, उसी पे टैक्स दूंगा मैं। तो कम से कम टैक्स वो नहीं देते, लेकिन लॉस को एडजस्ट करने का बेनिफिट देते हैं, जैसा आप अकाउंटिंग में करते हैं। इसको एक चैप्टर में पढ़ेंगे आप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसके नियम कानून बने हुए हैं, कैसे लॉस करेंगे, कि अमूमन 8 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ कुछ प्रोविजंस हैं। इसको आप कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो ये 2,500 रुपए की ये रिबेट हो गई। क्या क्या पढ़ लिया आपने, टैक्स का रेट समझ में आ गया, चलिए बताइए। तो टोटल इनकम अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, सही है। और 10 लाख से ऊपर कहां तक, कहीं तक भी। वो 50 लाख जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सरचार्ज आ रहा है, अभी सरचार्ज की बात नहीं चल रही। और जो टैक्स आएगा उसमें या तो रिबेट मिलेगा या सरचार्ज लगेगा। भाई दोनों हो सकता है क्या,
कहाँ 3.5 लाख रुपए की इनकम वालों के लिए रिबेट है, कहाँ 50 लाख से ऊपर वालों के लिए सरचार्ज लगता है। भैया अलग अलग चीजें ना, या तो कम इनकम ग्रुप में है तो उसको रिबेट मिलेगा, और या हायर इनकम ग्रुप में तो सरचार्ज लगे। सरचार्ज टैक्स में ऐड होता है और रिबेट माइनस होती है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल याद मत करो, 10 क्वेश्चन के बाद भूल के दिखाना। उसके बाद भी अभी इनका मन भरा नहीं है, इन लोग को और टैक्स चाहिए, तो एक नया टाइप का टैक्स इन्होंने लॉन्च कर दिया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। पिछले साल तक ना इसको एजुकेशन सेस बोलते थे इन लोग, बाद में इनको थोड़ी शर्म आई, मतलब एजुकेशन सेस का मतलब ये वाला पैसा इन लोग एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं। फिर इनको लगा नहीं यार एजुकेशन हो नहीं पा रहा, तो हेल्थ वर्ड जोड़ दिया, इसी साल जोड़ा है ना। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे ले रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इन लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इन लोग टेम्परेरी नेचर का बोल के लाए थे 5-7 साल पहले और अभी तक चल ही रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। किसका? मैंने नीचे लिखा है कुछ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेटेड ऑन टैक्स। ये तो समझ गया कैसे निकालना है, शायद निकल जाएगा। माइनस रिबेट इफ एनी। वाई इफ एनी? क्योंकि ये तो उन्हीं को मिलेगा ना जिसकी टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए तक हो, उससे ऊपर वालों को मिलेगा नहीं, इफ एनी। और सरचार्ज जोड़ना है इफ एनी। क्यों इफ एनी? क्योंकि वो तो उन्हीं के ऊपर लगेगा ना जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनल कैलकुलेशन हो जाने के बाद, टैक्स रिबेट है तो माइनस कर दो, सरचार्ज है तो जोड़ दो, सब करने के बाद जो फाइनल फिगर आता है लास्ट में, उस फिगर पे 4% और ऐड करना। अब इसमें सिखाने का कुछ नहीं, 2-4 गलती कर लेना भले, तो सीख जाओगे। कई लोग 4 की जगह 40% भी निकाल देते, बस यही गलती होती है और कुछ नहीं। ठीक है, अब टैक्स कंप्लीट हो गया। तो टैक्स में क्या क्या चीज आ गई? पहले स्लैब से टैक्स निकालना, टोटल इनकम निकाले आपने, टोटल इनकम में क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना। टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? कुछ नहीं, स्लैब सिस्टम में प्लेन टैक्स निकाल लो, फिर या तो रिबेट माइनस होगा या सरचार्ज जुड़ेगा, और फिर फाइनली 4%। अभी इतने देर से जो मैं बोल रहा हूं ना है 5 मिनट का कैलकुलेशन, देखते हैं अपन। ये देखिए, तो मैं एक डमी क्वेश्चन तैयार किया हूं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स 19। तो मैं एक डमी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये देखिए, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी 1,20,000। और इसे 120 क्या है? टैक्सेबल इनकम। फाइनल इनकम में निकाल कर दे दें, वो तो हमने सीखा नहीं अभी। हाउस प्रॉपर्टी 40,000। ये 40,000 ग्रॉस रेंट है कि आफ्टर 30% रिडक्शन है? सब फाइनल फिगर है। बिजनेस है, कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन को मैंने नील कर दिया, अभी डिस्कशन नहीं किया आपसे। ठीक है, कैपिटल गेन मतलब अगर आपने कोई एसेट सेल कर दी, जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, मैंने घर खरीदा, किराए पर दे दिया, तो किराया क्या है मेरी? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। घर को ही बेच दिया, घर 25 लाख में खरीदा था, 30 लाख में बेच दिया, सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच दिया। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर जानते हो ना आप, ये वही कैपिटल गेन है, कुछ नहीं। गेन मतलब प्रॉफिट, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, घर ही उठा के बेच दिया, तो रिकरिंग नेचर है कि कैपिटल नेचर है? वो यहां पर आता है। तो अभी फिलहाल मैं नहीं डाल दिया हूं। अदर सोर्सेस, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेस होता है। इनकम टैक्स का मूड समझ गए होगे आप, कि आप ऐसा नहीं बच सकते कि सर देखिए ये इनकम हमारे किसी भी हेड में नहीं आ रही, हम तो टैक्स नहीं देंगे। अरे भैया अदर सोर्स है ना, तो जिसका कोई नहीं होता आजकल, उसका खुदा नहीं होता, उसका अदर सोर्स होता है। ये पुरानी चीजें मैं बदलूंगा आपके, है ना। तो अदर सोर्सेस, अदर सोर्स मतलब 4 हेड में कोई नहीं आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं मैं तो विनिंग, मैं तो लॉटरी जीत गया, ना मेरी सैलरी है, ना बिजनेस है, ना मेरा कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है ना। तो अगर आपने लॉटरी से कोई इनकम जीत गए, अदर सोर्स में आएगा। आप बोलेंगे मैं कौन बनेगा करोड़पति से पैसे जीत गया हूं, अदर सोर्स में आएगा। आप बोलेंगे मैंने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला, ये तो मेरी कोई भी हेड में नहीं आता, ना मेरी सैलरी है ना कुछ है, क्या आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी आ गई देखो तो, सही है कि 4-10? चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 4,10,000। डिडक्शन मैंने एक डमी डाल दिया, 50,000 का डिडक्शन, टोटल इनकम आ गया 3,60,000। निकालो टैक्स, सब अपने अपने लेवल पे निकालो। 5,500। ओके, फाइनल टैक्स है आपका इतना ही। ऐसे पेमेंट कराओगे डिपार्टमेंट में? ठीक है। और देख लो भाई, कुछ लोगों का 5,500 आ गया है। मैंने अभी सिखाया आपको, कुछ टैक्स रेट आपकी शीट में भी लिखा है। ये सब इनपुट्स को यूज करो और कैलकुलेट करो। तो कंप्यूटर जी बताइए सही आंसर क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स, देख लीजिए भैया मैंने डाल दिया है, और फाइनल आंसर 5,720 रुपये आया है।
जो चारों में से कितने लोगों ने निकाला है? ओके, काफी लोग ने निकाल लिया। मैंने तो पढ़ाया नहीं, है भी नहीं कुछ ऐसा पढ़ाने लायक। देखिए कितना था, 3 लाख सीख लेते हैं। 3,60,000। 5 क्वेश्चन के बाद तो थक जाओगे, बोले सर अब मत पढ़ाओ प्लीज, हो जाएगा। 3,60,000 में सबसे पहले फर्स्ट 2,50,000 में तो नहीं लाएगा। 360 में 250 हटाने के बाद कितना बच गया भैया? क्या 1,10 बचा? टेक योर कॉन्फिडेंस ना, अपने कॉन्फिडेंस पे कैलकुलेट कीजिए। 360 था ना टोटल इनकम। 360 में शुरू के 250 में टैक्स नील, स्लैब है आपके पास, देख लो सामने रख लो। बचा 110, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 110 में कितना परसेंट? और फर्स्ट स्लैब में ही खत्म हो गया, क्योंकि 5 लाख से ऊपर जाती तो मैं अगले स्लैब में जाता। 5% निकालिए, 5,500 पे जोड़ लिया। अब सबसे पहले मेरे को सोचना है रिबेट के बारे में। फिक्स फॉर्मेट, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम 3,50,000 से ज्यादा है। वो किन के लिए है? जिनकी टोटल इनकम 3,50,000 तक है, तो इसको रिबेट नहीं मिलेगा। तो मैंने लिख दिया समझने के लिए। आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं रिबेट नील, लॉजिक भी लिख सकते हैं। बिकॉज द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इज मोर देन 3,50,000, देयरफॉर रिबेट सेक्शन 87 नॉट एप्लीकेबल। अभी सेक्शन याद नहीं आ रहा है, 4 क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा। उसका सरचार्ज, कैसी बात करते हो? सरचार्ज लगता है उनके ऊपर। सर बताइए क्या? टोटल इनकम, बिल्कुल ठीक है, बैठो, मेरे ऐसा लग रहा है सो रहे हो आप। तो जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर, उनके ऊपर सरचार्ज लगेगा। कहां बेचारा गरीब आदमी सरचार्ज लगाओगे? सरचार्ज नील। तो बेसिक क्वेश्चन है 5,500। अब सब होने के बाद फिर आखिर में लगता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। 4% किसका? इस अमाउंट का, 220 रुपए, 5,720। पॉइंट समझ में आ रहा है? और मैंने नीचे लिखा है वैसे से राउंड ऑफ नियरेस्ट टू ₹10। इनकम टैक्स थोड़ा रिच टाइप का डिपार्टमेंट है, ये टैक्स तो अभी राउंड ऑफ में आ गया। लेकिन अगर ऐसा आता ना 5,725, 26, तो 1-2 रुपए का हिसाब नहीं रखता। वो 25 को सीधा क्या कर देता? 30 कर देता। बस अब ब्रीफ कर रहा हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम 60 ईयर्स, मतलब क्या बोलते हैं इसको? सीनियर सिटीजन, उनके लिए टैक्स रेट में थोड़ा सा बदलाव है। शुरू के 2.5 की जगह 3 लाख तक नील है। फिर 3 से 5 में 5%, 5 से 10 में 20 और 10 से ऊपर 30, बाकी सेम है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 5% की रेंज में 2.5 लाख की इनकम आती थी। इसमें कितनी आ रही? 2 लाख की इनकम। ध्यान से देखो, मैथमेटिकल है, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स है। आप तो बहुत हायर मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो ना, कैलकुलस और इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या क्या। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। क्या ये 2 लाख में बोला है? समझ में आया क्या बोला? अरे भैया 3 से 5 के बीच में 3 नहीं होता, 2 होता है। पूछ लेना किसी से भी, अभी क्लास से निकलो किसी से भी, रास्ते चलते से पूछ लेना 3 से 5 के बीच में कितना होता है? 2 ही लाख होता है। और 2 लाख पे टैक्स कितना लगेगा? 5। और नॉर्मल एसएससी के लिए कितना लगता था? हाँ जी, 5% कितनी इनकम में लग पाता था? 2.5 लाख। और अगर आप 80 साल के हो गए ना, इसको वेरी सीनियर सिटीजन भी बोल सकते हैं अपन, तो इसमें शुरू के 5 लाख तक नील, और 5 के ऊपर सीधा 20 वाले स्लैब में, ये तो काम ही खत्म हो गया ना, 5 तक का रेंज ही खत्म हो गया 5% वाला। और 5 से ऊपर जाएगा तो फिर सीधा 5 से 10 की रेंज में 20 और 10 के ऊपर 30। 3 ही स्लैब पढ़ने अभी से लेकर पूरे कोर्स और एग्जाम देते तक, सीए फाइनल तक। असेसमेंट ईयर चेंज होगा तो बात अलग है, फाइनल में इसमें तो नहीं होने वाला। यही पढ़ना है आपको। टैक्स रेट 3 टैक्स रेट है विथ सम 4 और 5 स्पेशल टैक्स रेट। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना मेहनत की कमाई पे बड़े बेदर्दी से टैक्स लेता है। लाइक अगर आपकी कोई लॉटरी की इनकम लग गई तो स्लैब से नहीं चलेगा, वो सीधे 30% लेगा आपसे। समझ में आ रही बात? तो कुछ स्पेशल इनकम ऐसी है जिसपे स्लैब सिस्टम पे बात नहीं करता, वो सीधे फिक्स रेट, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं फ्लैट रेट, इसको क्या बोलते हैं? स्लैब रेट, उनको क्या बोलते हैं? फ्लैट रेट। कुछ ऐसी इनकम है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी नॉर्मली टैक्स ऐसा ही निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, दैट इज सम स्पेशल रेट, रेफरेंस के लिए दे दिया हूं, लोड नहीं लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बेचा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब जल्दी शेयर को बेच दिया आपने तो 15% टैक्स है फ्लैट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने कोई एसेट खरीदा और 1 से 3 साल तक के रेंज में रखकर बेचा तो उसमें सीधे तौर पर टैक्स लगेगा 20%, कोई स्लैब नहीं। विनिंग इनकम जो मैं आपको बता रहा था उसमें टैक्स रेट है 30%। और अनडिस्क्लोज इनकम, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ब्लैक मनी, ठीक है, यही है। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? अनडिस्क्लोज इनकम। जो इनकम मैंने छुपा के रखी, बताई नहीं और डिपार्टमेंट को पता लग गई,
चाहे सर्वे के थ्रू पता लगी, चाहे सर्च के थ्रू पता लगी, या कोई इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगी, तो अगर ऐसी कोई इनकम फाइंड आउट हो जाती है तो फिर और ज़्यादा पूरा खून ही कर देता है डिपार्टमेंट आपका। टैक्स कितना लेता है? 60%। मतलब 1 करोड़ रुपये से मैं बात करता हूँ, मैंने जो आपको बताया। सबसे पहले मैंने बताया चार्जिंग सेक्शन, याद हुआ क्या? सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। एवरी पर्सन, एक साथ बोलिए, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर as per the rate relevant finance act. Which is your relevant finance act? Finance Act 2018. Which is applicable for previous year? Which is applicable for previous year? 18-19. Assessment year 19-20. And after calculation of total income, we will calculate tax based on slab rate. और स्लैब रेट में टैक्स निकालने के बाद क्या करना है? रिबेट के बारे में सोचना है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं अप टू 3,50,000 तक हो। कितनी मिलेगी? अप टू 2,500। वाई एम यूजिंग द वर्ड अप टू? नहीं तो आप पूरा 2,500 रुपये माइनस करके इनकम टैक्स से पैसे लेने पहुंच जाओगे, है ना। और सरचार्ज कब लगेगा? जब टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर होगी। और अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो 15%। तो उसके क्वेश्चन मैंने अभी नहीं लिया है। और ये टैक्स निकालने के बाद, सब जोड़ने और माइनस करने के बाद जो फाइनल आएगा, तो डिपार्टमेंट विल चार्ज, हाँ जी, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। और ये फाइनल आने के बाद अगर वो 2-4 रुपए लास्ट में आ रहे हैं तो उसको राउंड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट टू 10। पूरे सिलेबस में इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है, पूरे एंड ऑफ द सिलेबस। पॉइंट समझ